की धनखड़ दुनिया के 20 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों की लिस्ट जारी की गई है। इस लिस्ट में भारत के 13 शहरों के नाम शामिल हैं। दरअसल 11 मार्च को एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है जिसमें ये खुलासा हुआ है कि असम का बर्नीहाट भारत में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है। स्विट्जरलैंड की वायु गुणवत्ता मापने वाली कंपनी AQI एयर की ओर से जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि वैश्विक स्तर पर भारत की राजधानी दिल्ली दुनिया की सबसे अधिक प्रदूषित राजधानी बनी हुई है। इसके अलावा भारत दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश बना हुआ है। 2023 में भारत इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर था। दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से भारत के 6 शहर हैं। तो क्या भारत में वायु प्रदूषण गंभीर समस्या बनता जा रहा है? क्या वायु प्रदूषण से आपको किस तरह की स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो रही हैं? किसी तरह की वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? आप वायु प्रदूषण से बचने के लिए क्या उपाय करते हैं और क्या वायु प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम पर्याप्त है? इन सब सवालों को लेकर हमने जनता की भी राय जाननी चाहिए। जनता क्या कहती है ये भी आपको बताएंगे। साथ ही कुछ खास मेहमानों के साथ भी हम इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें सर्वे के सवाल जो हमने जनता के समक्ष रखे और उसके जवाब भी आपको बताएंगे। सबसे पहला सवाल है सर्वे का, विश्व के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में 6 भारत के हैं। भारत में वायु प्रदूषण गंभीर समस्या बनता जा रहा है क्या? इसमें 89% लोगों का कहना है कि हाँ, ये एक गंभीर समस्या अब बन चुका है। 9% लोगों का कहना है कि नहीं, अभी ऐसा नहीं है। तो वही 2% लोगों का कहना है कि इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। इसके बाद एक और सवाल पूछा गया। सवाल है वायु प्रदूषण से आपको किस तरह की स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो रही हैं? इसमें 58% लोगों ने बताया है कि जल्दी से सांस फूलने लगता है। उसके बाद 8% लोगों का कहना है कि हाई ब्लड प्रेशर। 9% लोगों का कहना है कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का शिकंजा अब हम पर कसा जा रहा है। तो वहीं 25% लोगों का कहना है कि इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। तो ये सर्वे के महत्वपूर्ण सवाल हैं और ये सवाल जब पूछे गए तो इनके जवाब आपके समक्ष हैं। ऐसे में आपने भी ज़रूर अपने आप को महसूस किया होगा कि जब आप सांस लेते हैं तो किस तरह की दिक्कतें आपको भी झेलनी पड़ती हैं। किस तरीके से कभी कभार जब आप खुली हवा में सांस लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ एक अजीब सी दुर्गंध आप महसूस करते हैं। इसी पर अब चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। पर्यावरणविधि अनिल सुद जी हमारे साथ। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और साथ ही कविता अशोक जी भी हमारे साथ हैं। कविता जी, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। बेहद बड़ी समस्या है पॉल्यूशन और लगातार हम इस पर बात कर रहे हैं लेकिन समाधान कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। जब चुनाव आते हैं तो ये तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं उनके लिए भी सिर्फ एक मुद्दा ही रहता है, क्योंकि उसके बाद कुछ भी काम जो है पॉल्यूशन के डायरेक्शन में नहीं होता है। ऐसे में बेहद ही ज़्यादा अफसोस की बात है कि दुनिया में जब ये आंकड़े जारी किए गए तो उसमें से भारत के ऐसे कई शहरों के नाम इसमें सामने आए हैं जो वाकई में चौंकाने वाले हैं। अनिल जी, सबसे पहले आप इससे जानना चाहूंगे क्या मुख्य कारण इसके पीछे आप मानते हैं? कितनी हालत आप बदतर देख रहे हैं इसमें? पिंकी जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ना तो हमारी सरकारें संजीदा हैं पोल्यूशन को लेके, ना हमारे सिस्टम संजीदा है, ना हमारी ब्यूरोक्रेसी संजीदा है। हम सिर्फ दो ढोल पीटते जाते हैं हर साल, एक पराली से प्रदूषण और दूसरा वाहन से प्रदूषण। मेन पोल्यूटेंट जो हैं उनको ना तो हम स्टडी करते हैं, ना हम उनका एनालिसिस करते हैं, ना हम उसको पब्लिक डोमेन में डालते हैं। हालांकि इनके पास सारा डाटा है, ऐसी बात है इनके पास डाटा नहीं है, इनके पास सारा डाटा है। क्योंकि एक आम आदमी जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं है, तो उसकी कार को ब्लेम करके सिर्फ उसकी कार को रोक देने से पोल्यूशन जो है वो खत्म नहीं होगा। अगर कबूतर बिल्ली को देख के आंख बंद कर लेता है कि बिल्ली नहीं है, तो बिल्ली की एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होती। तो हमारी सरकारें और कबूतर हैं और प्रदूषण जो है एक बिल्ली है। तो हमारी सरकारें संजीदा है नहीं, इनको कुछ लेना देना नहीं है। तो प्रदूषण की समस्या जो है वो दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। और 2010 के बाद तो ये इतनी भयावह हो गई है कि एक एम्स की स्टडी कहती है कि बहुत से 70% लोगों को तो पता ही नहीं है कि उनको बीपी है या एंजाइटी है या स्ट्रेस है या उनको हार्ट की बीमारी की तरफ वो बढ़ रहे हैं। तो कुल मिला के जो है
ये एक हर साल ड्रामेबाजी शुरू होती है अक्टूबर से, जनवरी तक वो बंद हो जाती है। उसके बाद फिर जनवरी से लेके सितंबर तक कोई सब कुंभकर्ण की नींद सो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि 2010 के बाद तो हालात जो है वो और भी बदतर हुए हैं। ऐसे में एक आंकड़ा भी सामने 2009 से लेकर 2019 तक भारत में हर साल लगभग 1.5 मिलियन मौतें संभावित रूप से PM 2.5 प्रदूषण के दीर्घकालिक संपर्क से जुड़ी हुई थी। सोचिएगा जरा, उसी वक्त से कितनी गंभीर स्थिति जो है वो उत्पन्न होने लगी थी, लेकिन उसके बावजूद इसकी तरफ कोई कदम ऐसे ठोस नहीं उठाए गए हैं। क्योंकि लगातार हमने देखा है कि राजधानी दिल्ली की हवा सबसे ज्यादा जहरीली होती है, तो उस वक्त पर OD1 का फॉर्मूला अपनाया जाता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये 1 महीने का 25 दिन का जो OD1 का ट्रायल है, या फिर क्रैकर्स पर पाबंदी लगा देना, पराली पर पाबंदी लगा देने से ही आपका पोल्यूशन जो है वो खत्म हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो कि हमें कंटिन्यूसली फॉलो करने होंगे। उनको खत्म करने के लिए रूल्स को, तब जाकर इस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाई जा सकती है। कविता जी, क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से ये जो हवा जिसमें हम सांस ले रहे हैं या कहीं सांस लेने पर मजबूर हैं, ये हवा इतनी जहरीली अब होती जा रही है कि यहाँ पर जो ये लिस्ट निकलकर सामने आई है वो खुद बयां कर रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ कि आपने उस टाइम पे पोल्यूशन का मुद्दा उठाया जबकि अभी इतना ज़्यादा पोल्यूशन लेवल है नहीं। क्योंकि बाकी जो शोर शराबा होता है दिल्ली में, चाहे वो पॉलिटिक्स की फील्ड में हो चाहे वो मीडिया में, वो तभी होता है कि जब हमारा AQI इतना खराब हो जाता है, इतना बढ़ जाता है दिवाली के आसपास। तो मैं समझती हूँ इंडिया न्यूज वो काम, इसका मतलब आगे बढ़कर आप लोग पहल कर रहे हैं कि ये मुद्दा सिर्फ सर्दियों का नहीं या दिवाली के मौसम का नहीं, ये पेरिनियल है, पूरे साल चलता है और इसे हमें बहुत सीरियसली एड्रेस करना है। सो थैंक यू फॉर टेकिंग इट अप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। फिर मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, सिर्फ पराली नहीं है कारण, सिर्फ ट्रैफिक नहीं है कारण, पोल्यूशन जो है दिल्ली में पूरे साल रहता है। मगर जागृति तभी आती है जब हमें सांस लेने में ही हमारे घुटन हो रही, तो हम सोचते हैं अब पोल्यूशन बहुत हो गया। आप ये देखो कि हर तरफ कूड़ा जल रहा है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है। कंस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन में कोई मॉनिटरिंग नहीं, ना उसके कोई घंटे लिमिटेड हैं, ना उसमें कोई वो शीट लगती है। मतलब वो बेइंतहा कंस्ट्रक्शन दिल्ली में 24/7 चलता ही रहता है। तीसरी बात है इंडस्ट्रियल एमिशंस जो हैं, जो फैक्ट्रीज हैं दिल्ली के आसपास, उनके ऊपर भी हमें कंट्रोल रखना है। उस पे रूल्स, रेगुलेशंस, पेनल्टीज, मैं समझती हूँ कि फाइन इतने तगड़े लगाइए कि जो ओनर है फैक्ट्री का वो भी सोचे एक बार कि भाई इज इट वर्थ इट कि मैं ऐसे बे टाइम और इस तरह से बिल्कुल पोल्यूशन के रूल्स को तोड़ते हुए मैं अपना काम कर रहा हूँ या प्रोडक्ट बना रहा हूँ। फिर मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैंने कहा, वेस्ट मैनेजमेंट का हमारा तरीका जो है पूरा सॉर्टेड नहीं है। क्योंकि गीला सूखा कूड़ा यहाँ कलेक्शन हो रहा है, MCD से हो रहा है, नहीं हो रहा है, बाहर कूड़ा जल रहा है। देखिए स्क्रीन पे भी आपने वही दिखाया कि जिस तरह से लापरवाही से पराली भी जलती है और लापरवाही से कूड़ा भी जलता है पूरे साल। दिल्ली NCR के सब लोग इससे वाकिफ हैं। और एक पॉइंट है, जैसे हमने कहा कि वेहिकुलर एमिशंस, यानी कि ट्रैफिक से जो निकलता है धुआं और पोल्यूटेंट्स, वो भी बहुत बड़ी परसेंटेज कंट्रीब्यूट जरूर करता है पोल्यूशन में। जागृति क्यों नहीं आ रही है, मैं खुद सरप्राइज हूँ। मैं 10-15 साल तो मुझे हो गए एयर पोल्यूशन से जुड़े हुए और काम करते हुए। मुझे ऐसा लगता है कि हर इलेक्शन से पहले वादे बहुत पक्के होते हैं। अब तो देखिए सरकार बदली है और मैं बहुत आशावादी तरीके से ये कह रही हूँ इंडिया न्यूज में कि हमने पिछली सरकार को देखा, बहुत हमने मेहनत करी कि वो शायद कुछ एयर पोल्यूशन का सॉल्यूशन निकाल पाए, पर ऐसा नहीं हुआ। अब मैं आशा करती हूँ कि जो सरकार हमारी आई है वो आसपास के राज्यों से मिलकर, क्योंकि देखो एयर पोल्यूशन का जो मुद्दा है दिल्ली में वो ज्योग्राफिकल रीजन से भी है। दिल्ली इज लाइक अ बोल, एक मैं ऐसे ही समझाना चाहती हूँ सिंपल लैंग्वेज में कि एक ऐसे कटोरे की तरह उसकी टोपोग्राफी है, जिससे कि अगर पोल्यूशन होता भी है और तो सर्दियों में वो ऐसे एक जमा सा हो जाता है, वो विंड्स के साथ नहीं भी उड़ता, बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन। तो इतने सारे हमारे पास चैलेंजेस हैं। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सब मिलकर, जब तक इसका सारे स्टेट गवर्नमेंट्स भी सेंटर के साथ मिलकर, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के साथ मिलकर जब तक हल नहीं निकालेंगे, तो हर साल हम और आप इसी बात पे डिबेट करते रहेंगे और अपने सुझाव देते रहेंगे जो व्यर्थ जाते हैं। बिल्कुल 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 कविता जी, और इस पर चर्चाएं अनेकों हो सकती हैं, इस पर डिबेट अनेकों हो सकती हैं, लेकिन जो समाधान है
रूल बहुत बनाए जा रहे हैं अनिल जी, जिस तरीके से हम बात करें, अक्सर हम देखते हैं रूल्स बहुत बनाए जा रहे हैं, कानून बहुत बनाए जा रहे हैं, लेकिन इन कानूनों का पालन होना बेहद जरूरी है। मुहिम भी काफी चलाई जा रही है। अगर बात करूं मैं ऐसे में तो बायोमास की जगह पर एलपीजी का इस्तेमाल होना जरूरी है। ऐसे में सरकार की तरफ से योजना चलाई जा रही है, लेकिन इसको और बेहतर करना बेहद जरूरी है। उस दिशा में कदम ठोस अब उठाने की बहुत जरूरत है। सार्वजनिक परिवहन का विस्तार करना बहुत जरूरी है। इसके लिए सबसे अधिक लोगों के अंदर जागरूकता होनी बहुत जरूरी है। सरकार की तरफ से तो कदम उठा दिया जाएगा, लेकिन लोग परहेज करते हैं इससे, तो लोगों के अंदर भी इसकी जागरूकता बहुत जरूरी है, उनका सहयोग भी बहुत जरूरी है, तभी जाकर इस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल जो है वो पाया जा सकता है। इसके अलावा उद्योगों और निर्माण स्थानों को नियमों का पालन करवाना, जहां पर भी कार्य ऐसे हो रहे हैं उनमें नियमों का पालन कराना बेहद जरूरी है, सख्ती के साथ। केवल यहां पर पेपर पर नियम लिख देने से ही ये पोल्यूशन कम नहीं होगा। अनिल जी, क्या कहेंगे आप, कहां पर सबसे ज्यादा खामियां आप महसूस कर रहे हैं और सबसे बड़ा फैक्टर इसके लिए आप किसे मान रहे हैं? पिंकी जी, मैं थोड़ा सा आपसे असहमत हूँ कि आम आदमी को जागरूक होना पड़े। अगर हम पोल्यूशन के रीजन देखें, सबसे पहला पोल्यूशन का जो सबसे बड़ा रीजन है वो थर्मल पावर प्लांट्स है। दिल्ली के चारों ओर लगभग 10 थर्मल पावर प्लांट। तो एक थर्मल पावर प्लांट जो है 300 किलोमीटर के रेडियस में प्रदूषण फैलाता है, और 2.5 जो पीएम है वो थर्मल पावर प्लांट से मैक्सिमम होता है। तो हमने क्या किया, आम आदमी की मैं बात कर रहा हूँ, आम आदमी ने क्या किया, सरकार को बोला कि जो एंड ऑफ लाइफ पावर प्लांट है उनको आप बंद मत करिए। तो सरकार ने आम आदमी की वो बात मान ली कि हम एंड ऑफ लाइफ थर्मल पावर प्लांट नहीं बंद कर, जबकि कानून बना हुआ। इसी तरह जब हम देखते हैं कि जो पोल्यूशन मॉनिटर करने के जो स्टेशन है, CAQM जिनको बोलते हैं, वो दिल्ली के जो चारों तरफ 3-4 कूड़े के पहाड़ बने हैं, वहां पे कोई मॉनिटरिंग स्टेशन नहीं है। उसका मतलब क्या हुआ कि वहां का पोल्यूशन असेस नहीं होगा। अगर आप किसी भी रेलवे स्टेशन पे चले जाइए, आपको मैक्सिमम कंजेशन मिलेगा। वहां पे मैक्सिमम कंजेशन के साथ पोल्यूशन भी होता है। तो आप किसी भी रेलवे स्टेशन के चारों तरफ देख लीजिए, आपको CAQM मॉनिटरिंग स्टेशन नहीं मिलेगा। अब आप ले लीजिए वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो है, वो बनाए तो इसलिए थे कि वेस्ट से छुटकारा पाया जाए, पर वेस्ट से छुटकारा पाने के साथ साथ हमने पर्यावरण के साथ समझौता कर लिया और उससे मैक्सिमम पोल्यूशन होता है। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के चारों तरफ कोई CAQM मॉनिटरिंग स्टेशन नहीं बना। अब आ जाइए आप एविएशन। सबसे बड़ा प्रदूषण का कारण है एविएशन। दिल्ली के ऊपर लगभग 30,000 मीट्रिक टन CO2 रोज गिरती है। मैंने दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जो है 2011 से लेके 2022 तक का डाटा लिया है। एयरपोर्ट पे मैक्सिमम पोल्यूशन होता है और एक स्टेज पे AQI जो है PM10 9,000 पहुंच चुका था। तो अब इन्होंने क्या किया, उससे जान छुड़ाने के लिए कि ये तो पीछे पड़ गया, दिल्ली एयरपोर्ट का AQI मॉनिटरिंग स्टेशन ही बंद कर दिया। अब जो DGCA है, इनके पास सारा डाटा है कि क्या पोल्यूशन होता है, कितना जनरेट होता है। बिल्कुल। CPCB DGCA से डाटा नहीं लेती है, कहते हैं जी हम असेस ही नहीं करते, और DGCA कहता हमारी जिम्मेवारी नहीं है। बिल्कुल अनिल तो जी, यही बिल्कुल अनिल जी, आपकी ये वाली बात मैं विस्तार से पूरा सुनना चाहूंगी। और यहीं पर सबसे बड़ा नुकसान जो है वो जनता के लिए हो भी रहा है, जिस तरीके से ये एक दूसरे पर डालते हैं या फिर जहां पर आंकड़े निकल कर आने सामने शुरू हो जाते हैं, तो उस चीज को दबा देने की जो कोशिशें हैं वो लगातार ही चलती आ रही है, जिसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। फिलहाल सर्वे के कुछ और भी सवाल हमारे सामने हैं, एक बार उन सवालों पर नजर डालूंगी, उसके बाद आती हूँ आपके पास। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? इसमें 27% लोगों का कहना है कि सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना चाहिए, 14% लोगों का कहना है कि औद्योगिक प्रदूषण कम करना चाहिए, 16% लोगों का कहना है कि पराली जलाने से रोकना चाहिए, 41% लोगों का कहना है कि पेड़ लगाने के लिए जागरूकता बेहद जरूरी है, तो वहीं 0.2% लोगों का कहना है कि इसको अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। इसके बाद एक और सवाल पूछा गया कि आप वायु प्रदूषण से बचने के लिए क्या उपाय करते हैं? इसमें 60% लोगों का कहना है कि मास्क का प्रयोग करते हैं, 21% लोगों का कहना है कि घर के अंदर रहना पसंद करते हैं, 13% लोगों का कहना है कि एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करते हैं,
और वहीं 0.6% लोगों का कहना है कि इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अभी ज़िंदगी ऐसे ही चल रही है तो हम इसके लिए आदी होते जा रहे हैं। तो ये प्रमुख सवाल हैं जो जनता के समक्ष रखे गए। जनता की राय भी जो है वो जानी गई है। ऐसे में हमारे खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चर्चा लगातार इस पर जारी है और चर्चा इस पर बेहद हो सकती है। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश कर रहे हैं और जवाब भी बिल्कुल सामने है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही है कि समाधान हो नहीं पा रहा है। अनिल जी, सारे समाधान बिल्कुल सामने हैं, जिस तरीके से आप भी बता रहे थे। कहाँ पर खामियां हैं ये भी सबको पता है, लेकिन बावजूद इसके कुछ किया नहीं जा रहा है कि इसके ऊपर रोकथाम पूरी तरीके से लग सके और यहाँ पर देश की जनता को, ना केवल दिल्ली की जनता को, पूरे देश की जनता को ही स्वच्छ हवा जो है वो दी जा सके। कविता जी, अब सर्वे के सवालों को लेकर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके से प्रभाव बुरा पड़ रहा है, लोगों की जिंदगियों पर इफेक्ट इसका बहुत ज्यादा पड़ रहा है। खासकर हम दिवाली के आसपास सबसे ज्यादा देखते हैं, उस वक्त पर सबसे ज्यादा चर्चाएं इसको लेकर होती हैं। आए दिन हम AQI को लेकर बात कर रहे होते हैं उस वक्त, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में अब ये हालात जो है वो एकदम आम होने लगे हैं और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। ऐसे में लोग मास्क का सहारा ले रहे हैं, उससे खुद को कितना बचाया जा सकता है? देखिए, मास्क का सहारा ले रहे हैं क्योंकि मजबूर हैं लोग। दिल्ली NCR के मजबूरी में आदमी क्या नहीं कर रहा है। बच्चे खेलने नहीं जा रहे हैं, बड़े बूढ़े वॉक पे नहीं जा रहे हैं। तो हम एडवाइस करते हैं कि मॉर्निंग वॉक पे भी आप लोग मत जाइए, क्योंकि आपको बेहतर सेहत की जगह आप और बीमार होके लौटेंगे। तो देखो, पूरा जो एक नेचुरल लाइफस्टाइल होता है ना, जो हम कहते हैं इको और सस्टेनेबल टाइप ऑफ लाइफस्टाइल, वो सब हम खत्म करते जा रहे हैं खुद, क्योंकि हमारे साथ हमसे एयर पोल्यूशन का कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। मास्क लगाने से कोई खास असर होने वाला नहीं है, क्योंकि हर आदमी दिल्ली में बहुत महंगा मास्क तो नहीं खरीद सकता ना। मैंने तो ऐसे देखा है, लोग 10 रुपए में कपड़े का मास्क बना के भी लगा के घूम रहे हैं। तो जिस हिसाब के पोल्यूटेंट्स है ना पिंकी, उस हिसाब से वो कोई फायदा उसका एक कपड़ा आप लगाइए आपकी मानसिक संतुष्टि के लिए, मगर हेल्थ वाइज उसका कोई खास असर होने वाला नहीं है। दूसरी बात ये आपने कही एयर प्यूरिफायर, मैं कितने परसेंटेज ऑफ दिल्ली है जो एयर प्यूरिफायर अफोर्ड कर सकती है? हमें लगता है क्या कि सब लोग अपने घर में 4 कमरों में एयर प्यूरिफायर लगा के बैठ के जी पाएंगे? दिल्ली में नहीं। आम जनता तो सड़कों पे रह रही है, काम कर रही है, वर्किंग क्लास है, आ रहे हैं जा रहे लोग। तो दिस इज नॉट द आंसर। द आंसर लाइज की सरकार क्या कर रही है और जो नागरिक हैं वो किस जागरूकता से साथ में सरकार के जुड़ के, जो नई नीति आ रही है, जो नया प्रोग्राम आ रहा है, उसमें जुड़े, उसे अमल करें। अमल करने में तो देखो जो है वो जनता साथ देगी, तभी वो जो भी कार्यक्रम है वो सफल होगा। बिल्कुल, उसी के बाद जो है कुछ ना कुछ समाधान हो सकता है, क्योंकि मास्क के सहारे पूरा जीवन नहीं बिताया जा सकता है, या फिर सिर्फ यहाँ पर हवा को साफ करने वाले उन मशीनों के सहारे भी लोग नहीं टिक सकते हैं। कितने ही लोग इस पर टिक पाएंगे? हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता या हर जगह उसको कैरी नहीं किया जा सकता है। ऐसे में जिंदगी में अपना जीवन व्यापन करने के लिए घरों से बाहर तो निकलना पड़ेगा। उस वक्त आप किस चीज़ का सहारा लेंगे? मास्क भी इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं कि जो आपको पूरी तरीके से बचा पाए। अनिल जी, बेहतरीन तरीके से आप बता रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर जब चीज़ें सामने निकलने शुरू हो जाती हैं तो ऐसे में उनको दबा भी दिया जाता है। उसके बाद भी कोई कदम उठाने के बजाय, उस चीज़ का समाधान निकालने के बजाय उसको इग्नोर कर दिया जाता है पूरी तरीके से। अगर आप देखें पिंकी जी, लास्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट पॉलिसी इंडिया में 1977 में बनी और उसके बाद आज तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट पॉलिसी नहीं बनी। दिल्ली पूरा एडहॉक सिस्टम पे चल रहा है, सब स्टेट्स एडहॉक सिस्टम पे चल रही हैं। और अगर आप ध्यान दें तो 2007 में इनको 11,000 बसें चाहिए DTC को, तब इनके पास 5200 बसें। आज इनको 17,000 बसें चाहिए। आज भी इनके पास इफेक्टिवली लगभग 4,000 बसें हैं। गिनती तो इनकी 6,000 की है पर इफेक्टिवली 4,000 बसें हैं। उसमें से बहुत सी बसें जो है वो सरकारी विभागों में लगी हुई हैं, स्कूलों से तो इन्होंने वापस ले ली। रही बात पेड़ लगाने की, 2015 से लेके 2020 तक 33 लाख हेक्टेयर फॉरेस्ट कवर हमारा जा चुका है। हम ब्राजील इज नंबर 1 अमेजोन फॉरेस्ट, जिनमें मैक्सिमम डिफॉरेस्टेशन हुई है, वर्ल्ड में हम नंबर 2 हैं। 2018 से लेके 2020 तक सिर्फ 2 स्टेट्स में, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, 60 लाख बड़े पेड़ गायब हो चुके हैं। दिल्ली में हमने 2018 में पेड़ बचाने की मुहिम शुरू करी थी, तब पहले 16,500 पेड़ कटने थे। उसके बावजूद
दिल्ली में जो है हर घंटे में 3 पेड़ कटते हैं, वो आज भी वही हाल है। तो नेचुरल फिल्टर को तो आप खत्म करते जा रहे हो। उसमें आम आदमी क्या करेगा इनके साथ? आप 9 लाख पेड़ अंडमान निकोबार में काटने को तैयार बैठे हो, 1 लाख पेड़ आप कावड़ यात्रा में काटने को तैयार बैठे हो, 1 लाख पेड़ आप कर्नाटका में काटने को तैयार बैठे हो। जहां भी आप हाथ लगाओ वहीं पेड़ कटने को तैयार बैठे हो। किसी भी स्टेट में आप चले जाइए, आप नेशनल हाईवे देख लो। अगर हम पूरा नेशनल हाईवे 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर का लेते हैं तो 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट नेशनल हाईवे खा चुके हैं। नेशनल हाईवे के दोनों तरफ 30 मीटर का मैंडेटरी ग्रीन होना चाहिए। आप दिल्ली से चंडीगढ़ चले जाइए, सारे रास्ते में आपको मैंडेटरी ग्रीन में ढाबे, होटल और ईटरीज मिलेंगी। आप जयपुर चले जाइए, दिल्ली से मानेसर से जयपुर 225 किलोमीटर में आज से 4 साल पहले 490 एनक्रोचमेंट थी। तो मतलब ये सारे कुंभकर्ण जो है आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, इनको आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है। ये सारा या तो आप कॉन्ट्रैक्टर लॉबी कह लो, आप बिल्डर लॉबी कह लो, ये सब इतने हावी हो चुके हैं आज की डेट में कि सरकारों की आंखों पे जो है वो पर्दा बंधा हुआ। तो अगर आप ये सोचें कि एक आम आदमी इसमें क्या कर लेगा। अब आम आदमी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट आज आम आदमी की मजबूरी बन चुकी है। मेट्रो बड़े जोर शोर से शुरू हुई थी, लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं है। अगर आपने पॉइंट टू पॉइंट जाना है तो मेट्रो में जा सकते हो, आपने 4 जगह जाना है तो आप मेट्रो में नहीं जा सकते। पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपके पास है नहीं, पता नहीं कि कब बस आएगी कब नहीं आएगी, तो आप कैसे जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल स्थिति जो है आप जिस तरीके से बता रहे हैं, बिल्कुल ज़मीनी स्थिति इस वक्त ऐसी ही है जो आप बखूबी बयां भी कर रहे हैं। ऐसे में एक छोटा सा रिएक्शन कविता जी, बिल्कुल 1 लाइन का रिएक्शन, समय की बहुत पाबंदी है मेरे पास। ये जो अब लिस्ट पूरी सामने आई है जो कि शर्मसार कर देने वाली है वाकई में, इसके बाद क्या जिस तरीके से बताया है अनिल जी ने भी कि यहाँ पर कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं सभी लोग, तो क्या ये नींद अब खुलेगी क्या? देखिए मेरे पास है ना, मैंने कुछ नोट किया है कि क्या अभी लेटेस्ट जो प्रोग्राम्स हैं बेहद जो गवर्नमेंट बेहद के बेहद नई कम पॉलिसी। वक्त है मेरे पास, जी 1 लाइन में। जी 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 मैं ये कहूंगी कि कुछ स्पेशल पर्पस व्हीकल एक बनी है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, और ये जो है पीएम ऑफिस से भी इनका रिलेटेड चलता है, वहाँ मॉनिटरिंग रोज बताई जाती है। तो मैं ये समझती हूँ कि सरकार और जनता संगठित रूप से जब ये करेगी तभी कोई भी ये एयर पोल्यूशन की जो समस्या है इसका हल निकलेगा। और ये एयर पोल्यूशन का जो भी आप हम एक्शन लें वो जनहित में जारी करने को हम, मेरी दरखास्त है कि भाई ऐसा करें कि दिल्ली एनसीआर की जो जनता है उसे राहत मिले। बिल्कुल, खाली ना केवल बातें ना दिल्ली, करें, जमीनी बिल्कुल तौर पे उतार के बिल्कुल, दिखाएं। और ना केवल दिल्ली एनसीआर बल्कि तमाम वो हाँ, जगह बाकी जिनका पूरे देश नाम में इस भी। सूची हाँ में है उन सबको जी राहत मिले, और उसके बाद जो है पूरे देशवासियों को इससे राहत मिले। फिलहाल बहुत शुक्रिया कविता जी और अनिल जी, आप दोनों का ही इंडिया न्यूज़ पर जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के साथ। आप बने रहिएगा हमारे साथ।